हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, हमें इनको कैसे अप्लाई करना है, हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी जिसकी हेल्प से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजिली फाइंड कर सके। अब तक हम लोगों ने सीखा किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में या ऑर्डर 3 में। और लास्ट में आप लोगों ने सीखा था अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3 में हो, मींस 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते थे। आपने देखा होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलग हम एक्सपेंड करते थे, देन हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजिली फाइंड कर लेते थे। मींस हमारा जो टॉपिक अब तक हमने सीखा वो हमारा जो मेन फोकस था वो किस पर था, बाय एक्सपेंडिंग। अब जो वो हमसे नेक्स्ट पूछेगा वो पूछेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, हमें किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर आप लोग को ये चीज सीखनी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारी। अगर आपको सीखना है कि हम डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, जिसको हम यूज कर सके जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी को हम लोग एग्जांपल के साथ सीखेंगे ताकि हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हमें ध्यान रहे कि हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ओके, लेट एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ए। लेट आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 3 3 4 4 2 5। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? आप क्या बोलोगे? बाय एक्सपेंडिंग से हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलग एक्सपेंड करते हैं। तो लेट मैं फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड करता हूं। तो फर्स्ट रो में मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1। आप देखोगे इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे। 3 into 5 15, 4 into 2 8। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास साइन माइनस आएगा। अब ये प्लस साइन यहां पर क्यों है, माइनस साइन यहां पर क्यों है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो प्लीज वो मेरी लास्ट वीडियो देख ले, उसको अच्छे से पता लग जाएगा कि हम कहां पर प्लस साइन यूज करेंगे और कहां पर हम माइनस साइन यूज करेंगे। अब आप देखो 2 के सामने जो भी एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे हमारे। 3 into 5 15, माइनस में 4 into 4 16। अब आप यहां पर देखो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है 3, तो इसके साथ प्लस साइन आएगा। आप देखो हमारे पास 3 into 2 6, 4 into 3 12। हमारे पास यहां पर रिजल्ट क्या रहता है, 15 माइनस 8 हमारे पास 7, माइनस में 2, यहां पर हमारे पास -1 प्लस 3, यहां पर हमारे पास -6। तो 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर हमारे पास प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 into 6 18। तो ऐसे हमारे पास जो वैल्यू आई है गिवन मैट्रिक्स का, जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -9। अब आप देखो मैट्रिसेस में आप एक टॉपिक क्या होगा, ट्रांसपोज। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, तो आप क्या बोलोगे, किसी भी रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो आप देखो रो मेरे पास है, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो आपको लास्ट में पता लगेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आप समझना ध्यान से। अब मैंने जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, आपने देखा रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो मेरे पास क्या रहता है, आप देखोगे, आप किसी भी रो के अलग एक्सपेंड कीजिए, हम फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1, अब इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे। 15 माइनस 8, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास -3, आप देखोगे 10 माइनस 6 प्लस में 4, यहां पर हमारे पास ये एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 8 माइनस 9। यहां से हमारे पास 7, माइनस में यहां पर हमारे पास 4, प्लस में यहां पर हमारे पास -1। 7 माइनस 12,
-4। अब देखोगे आपके पास जो वैल्यू आई है एग्जैक्टली वो क्या आई है -9। तो आप देखो यहां पर भी हमारे पास जो रिजल्ट था वो -9 था और यहां पर भी जो मेरे पास रिजल्ट था वो क्या था -9 था। तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे और उसी गिवन मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज निकालते हो और देन उसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। यही मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेट एग्जांपल लेते हैं हम। एक गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 3 4 5। हमें यहां सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखना है कि अगर हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या रहेगा 0 रहेगा। देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है बाय एक्सपेंडिंग तो हम कैसे करेंगे। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। लेट मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। तो कॉलम 1 का मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है। जब मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा वो क्या आएगा 0 -0, क्योंकि 0 into 5 0 और 0 into 4 0। सेकेंड एलिमेंट कॉलम 1 में मेरे पास क्या है -2 है। अब आप देखो इसके अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा 0 -0 बचेगा। थर्ड एलिमेंट मेरे पास कॉलम 1 में क्या है 3 है। जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो एलिमेंट हमारे पास क्या रहेगा 0 -0। तो ऐसे आप देखोगे जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया 0 आया। आपने यहां देखा मेरे पास कॉलम 2 में सभी एलिमेंट क्या थे 0 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे अगर आपके पास मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 मिले तो डायरेक्ट आप वहां पे लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, अब आप इसी एग्जांपल को आप रो के वे से समझते हैं। अगर मेरे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है वहां पर हमारे पास रो के किसी एक रो के सभी एलिमेंट, लेट मेरे पास फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या है 0 है। सेकेंड रो में हमारे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहां से जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा 0 ही आएगा। देखो कैलकुलेट करके देखते हैं, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, साइन क्या रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा। जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा 0 -0। यहां पर मेरे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 है। तो यहां आप देखोगे इसके अलोंग ये हाइड हो जाएंगे, क्या बचेगा 0 -0। ऐसे मेरे पास यहां पर भी क्या बचेगा 0 -0। और आप 0 से 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आना है 0 ही आना है। आपने देखा था यहाँ पर कॉलम में सभी एलिमेंट 0 थे तब भी डिटरमिनेंट क्या आया था 0 आया था। और यहाँ पर रो में सभी एलिमेंट क्या थे, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर मेरे पास सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो वहां पर आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखेगी डायरेक्ट हमारे पास कॉलम में सभी एलिमेंट 0 है तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या लिखोगे डायरेक्ट 0 लिखोगे। तो इसमें यही हमें बेनिफिट होगा कि हमें क्वेश्चन को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, हम इसमें से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो सभी बच्चों को आना बहुत जरूरी है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सभी का ध्यान बोर्ड पे होगा, देन हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आप लोगों ने मैट्रिक्स में सीखा था, अगर हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, लेट 1 2 3 4 5 6 7 2 1, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। अगर इस गिवन मैट्रिक्स के बाद कोई भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, लेट कोई भी नंबर हमारे पास 2, जब ये नंबर मैट्रिक्स के इनसाइड में जाता है तो आपने सीखा था कि इसका मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ होता है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म हो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म हो और बाहर स्केलर क्वांटिटी है, जब हम उसको अंदर इनसाइड लेके जाएंगे तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है हर एलिमेंट के साथ होता है। तो आप कैसे लिखते हो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 into 4 8, 7 के साथ भी होगा, यहाँ पर 2 के साथ भी होगा, यहाँ पर 5 के साथ भी होगा, फिर 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 2 into 6 12 और लास्ट में 1 के साथ भी होगा। ये चीज आप लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सीखी थी कि अगर गिवन मैट्रिक्स के बाद कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है
तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, हर एलिमेंट के साथ होता है। ओके, लेकिन जब हमारे पास डिटरमिनेंट की फॉर्म हो, जब हमारे पास डिटरमिनेंट की फॉर्म हो, हम यही एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 1 और उसके बाद स्केलर क्वांटिटी होती है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझनी, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सबको आना चाहिए। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट के बाहर स्केलर क्वांटिटी है, जब वो इस डिटरमिनेंट के इनसाइड में जाता है तो इसका मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ नहीं होता, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, या तो वो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक रो में जितने भी एलिमेंट है किसी एक रो के साथ, वो किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ। देखो मैं इसको कैसे कितनी फॉर्म में लिख सकता हूं, आप देखोगे जब मैं 2 को इनसाइड लेके जाऊंगा, लेट मैं मल्टीप्लाई करता हूं रो 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई रो 1 के साथ होगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 4 8 2 इंटू 7 14। हमारे जो रो 2 के एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट है उनके साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम किसी भी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट के बाद कोई भी एलिमेंट होगा। तो आपने देखा जब मैंने रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रो 2 के साथ और रो 3 के साथ मेरा मल्टीप्लाई नहीं होता। आप इसका मल्टीप्लाई रो 2 के साथ भी कर सकते हो, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रो 1 के मेरे एलिमेंट सारे सेम है, जब हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं रो 2 के साथ, तो रो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4 2 इंटू 5 10 2 इंटू 2 4। तो रो 3 में भी मेरा कोई चेंज नहीं होगा। जिस भी रो के साथ आप मल्टीप्लाई करें सिर्फ चेंज उसमें आएगा, बाकी जो भी हमारी बची रो है उनमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई रो 3 के साथ कर सकते हो, जिससे भी आपका सही यूज हो तो आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आपने देखा जब आप रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रो 1 और रो 2 के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो रो 3 में जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है 6 12 2। तो आप किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने देखा जब मैं रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 1 में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रो 2 रो 3 के एलिमेंट सेम रहेंगे, सिर्फ किसी एक रो के एलिमेंट के साथ, एक रो में जितने भी एलिमेंट है या किसी एक कॉलम के साथ भी, हम कॉलम के साथ भी इसको कर सकते हैं। आपने यहां पर रो में किया तो अगर आप कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, आप देखो 2 4 6, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में हमारा कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आप कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम 1 के एलिमेंट मेरे सेम रहेंगे जब हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 कॉलम 2 के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 12। ये कंडीशन किस फॉर्म में है, जब डिटरमिनेंट की सिचुएशन आती है, और जब मैट्रिक्स की सिचुएशन आती है तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई किया वो कहां पर किया, कॉलम 2 के साथ। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो या किस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेरे पास जो कॉलम 1 है कॉलम 2 के एलिमेंट वो क्या रहेंगे, हमारे एग्जैक्ट सेम रहेंगे जो पहले है। तो जब अब आपका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कॉलम 3 के साथ। ये हमने देखा कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट के बाहर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, किसी भी एक रो के साथ, कोई भी हो सकती है, या किसी भी एक कॉलम के साथ हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसमें चेंज आएगा, और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो यहां से एक चीज और सीखनी है आप लोगों को, जब आप लोग मैट्रिक्स की बात करते हो, आप यहां देखना, अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हो, आपने जो मल्टीप्लाई किया तो वो सभी एलिमेंट के साथ किया, तो इसका मतलब जो कॉमन आएगा वो सभी में से कॉमन आएगा। अगर मान लो मैं आपसे मैट्रिक्स में से कॉमन लीजिए तो आप कॉमन किस में से लोगे, हर एलिमेंट में से। तो लेट हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉमन लिया, जब आप 2 कॉमन लोगे तो सभी में से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा 4, यहां से हमारे पास क्या बचेगा 7, यहां से हमारे पास 2 5 2 3 6 एंड 1। आप देखोगे हमारे पास वही फॉर्म बन गई हमारे पास जो मैट्रिक्स की पहले थी, जब हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म से कॉमन लिया। मैट्रिक्स की बात आती है, अगर हमें एलिमेंट कॉमन लेना तो हर एलिमेंट से कॉमन हमारा बाहर आएगा। अब डिपेंड करता है कि डिटरमिनेंट में हम क्या कर सकते हैं।
लेट हमारे पास ये एग्जांपल है 1 2 6 4 5 12 7 2 2। मैं आपसे कहूंगी मुझे इस डिटरमिनेंट में से कॉमन लेना है, तो आप देखोगे कॉमन हमारे पास लास्ट वाली रो में है। लास्ट वाली रो में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने जो 2 कॉमन लिया तो वो सिर्फ किसी एक रो में से कॉमन निकलेगा, सभी के एलिमेंट से कॉमन नहीं निकलेगा, जैसे मैट्रिक्स में निकलता है। जब भी हम डिटरमिनेंट में से कॉमन लेंगे तो वो हमारा किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन बाहर आएगा। अब आप देखो हमारे पास किसमें से हमने कॉमन लिया? रो 3 में से। तो रो 3 में से हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास? 3। यहाँ पर क्या बचा? 6 और यहाँ पर क्या बचा? 1। बाकी हमारे पास रो 1 और रो 2 के एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आप देख सकते हो हमने यही चीज हमने मल्टीप्लाई किया था, तो रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनी थी। अब मैंने जब कॉमन लिया तो वही चीज हमारे पास सेम बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और जब हम कॉमन भी लेंगे तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन बाहर लेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा कि डिटरमिनेंट में हम स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। हमारी प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, उसका क्या यूज है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 6 2 3 1 3 4 6। आप यहां पर देखो एक कॉमन चीज आप लोगों को दिख रही है। आप देखोगे रो 1 एंड रो 3 के सभी एलिमेंट ये दोनों आपस में क्या है? एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर एनी टू रोज या एनी टू कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो? आइडेंटिकल, आपस में क्या हो? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस सेम। आप देख सकते हो यहां भी हमारे पास क्या है? 3 4 6 है, और यहां भी हमारे पास क्या है? 3 4 6 है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में कोई भी दो रो, वो रो 1 रो 2 भी हो सकती है, रो 2 रो 3 भी हो सकती है, या रो 1 रो 3 भी हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में रो 1 एंड रो 3 है। अगर हमारे पास किसी भी गिवन मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, मींस एग्जैक्टली हर वैल्यू सेम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखो मैं इस एग्जांपल से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लेट हमारे पास ए है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है? हम किसके अलोंग एक्सपेंड करके देखें? रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। आपके पास क्या एलिमेंट हमारे पास? फर्स्ट एलिमेंट है 3 प्लस साइन रहेगा। अब यहां से इसके सामने जो भी एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 6 18, माइनस में 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट हमारे पास -4। हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रिजल्ट देखेंगे क्या हमारा 0 आएगा। आप देखोगे यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 1 -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6। आप यहां से देखो हमारे पास 2 इंटू 4 8, यहां से हमारे पास 3 इंटू 3 9, 3 18 माइनस 4 आपके पास क्या बचता है? 14, माइनस में 12 माइनस 3 आपके पास यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा? 9, प्लस में 6 यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? -1। 4 इंटू 3 42, यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 4 36, और ये हमारे पास -6। तो आप देखो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रो किसी भी गिवन मैट्रिक्स में या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मींस सेम हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। वहां पे आपको एक्सपेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि हमारे पास कोई भी दो कॉलम जो आइडेंटिकल है वो लाइन लिखोगे आप, एनी टू रो एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, देन हमारा डिटरमिनेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। मैं इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉपर्टी को कॉलम वाले एग्जांपल से भी आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स दूसरी है बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास कॉलम कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है। लेट हमारे पास 3
4 6 1 2 5 1 2 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को आइडेंटिकल कर दिया। तो अब देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या रहता है। एक्सपेंड कीजिए, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम मेरा वही रो 1 से रो 1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं हम लोग। फर्स्ट एलिमेंट 3 है हमारे पास, यहां से आप देखोगे 2 इंटू 5 10, माइनस में 5 इंटू 2 10। सेकेंड एलिमेंट मेरे पास है 1, साइन मेरा माइनस रहेगा। आप यहां से देखोगे आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 2 12, प्लस में लास्ट एलिमेंट है मेरे पास 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 माइनस में 12। यहां से 10 माइनस 10 आपके पास क्या बचा 0, माइनस में 1 इंटू आपके पास 20 में से 12 आपको माइनस करोगे तो क्या रिमेनिंग है 8, प्लस में 1 यहां से आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग हमारे पास 8। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है -8 प्लस 8। तो आपने दोनों वे से सीखा, अगर हमारे पास रो भी आइडेंटिकल हो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल, यहाँ पे हमारे ये दो कॉलम आइडेंटिकल। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने यही सीखा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन एक चीज और आपको जो बेसिक समझनी है मैं आपको वो भी बताता हूं। देखो एक एग्जांपल और है इसी में। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे सकता है आप लोगों को, जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैट्रिक्स हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है वो। आप देखोगे हमारे पास है 3 4 6 2 4 9। लेट हमारे पास यहाँ पर हम कुछ भी लिखे आपके पास आ जाएगा 27 36 54। अब देखो ये क्वेश्चन है वही प्रॉपर्टी थर्ड का, लेकिन थोड़ा चेंज करके दिया। अब चेंज कैसे है, अभी देखो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल है या नहीं। आप देखो यहां पर क्या है 3 4 6 है। अब आप देखो यहां पर क्या कोई कॉमन है जो इन सभी को डिवाइड कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा कि हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है। जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा, आप ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। देखो ये जो भी प्रॉपर्टी है वो किस पर लगाने में, डिटरमिनेंट पे अप्लाई होगा। हमें मैट्रिक्स पर नहीं, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट उसको किस में लिखोगे, आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। 27 36 54। और अभी मैंने आपको समझाया था जब भी हम कॉमन लेते हैं डिटरमिनेंट में, तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कॉमन आएगा। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। आप देखोगे 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो मीन्स हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा 9 कॉमन आएगा। तो 9 जब कॉमन आएगा तो हमारा 9 कॉमन किसमें से आएगा, रो 3 में से कॉमन आएगा। तो हमारे जो ऊपर एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 2 4 9। तो यहाँ से क्या कॉमन आया 9, तो क्या रिमेनिंग बचा 3। यहाँ से क्या रिमेनिंग बचा 4। यहाँ से क्या रिमेनिंग बचा 6। अब आप देखो ध्यान से, क्या ये वही चीज नहीं है जो हमने अभी सीखी। हमारे यहाँ पे कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट इसका 0 होगा। और जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी क्या होगा 0 होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट ना देके कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल डायरेक्ट ना बताकर वो इनडायरेक्ट वे से देगा, उनमें से कोई भी आपको कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम की वे से भी आपको दिखा देता हूं। लेट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3, यहां पे हमारे पास आ गया 8 16 24, यहां पे हमारे पास 2 4 5। अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्वेश्चन वही है कि यहाँ पे दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल मिलेगी। कई बार हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका क्या करें, तो थोड़ा सा माइंड लगाना है। जब भी हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वहां पे आपको माइंड से समझना है कि हम क्या लॉजिक लगाए, हम क्या करें कि जिससे हमारी प्रॉपर्टी वाली कंडीशन आ जाए और हम डायरेक्ट आंसर यूज करें।
के माध्यम से क्या होगा। अब ध्यान से देखना, हम इस प्रॉपर्टी में हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। और डिटरमिनेंट जब हम यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी भी हम किसकी यूज करेंगे, डिटरमिनेंट की यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पर 1 2 3 है, आप देखो इन तीनों में कोई कॉमन है तो आप देखोगे 8 कॉमन है। जो आपका 8 कॉमन है वो कॉलम 2 में से है, तो आपका जो 8 है वो कॉलम 2 में से बाहर आएगा, बाकी हमारा रिमेनिंग सेम रहेगा। जब आपने 8 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा 1, यहाँ से कॉमन लिया तो 2, और यहाँ से भी कॉमन आया तो 3, बाकी हमारा ये सेम रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जब हमारे पास दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब आपको पता है इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अभी हमने प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग में समझा था, दो रो और दो कॉलम का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनल रिजल्ट इसका भी क्या डिटरमिनेंट रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉमन आता है, हम ऐसी चीज भी हम चेक कर सकते हैं, वो उसके मल्टीपल फॉर्म में से हो सकता है, वो कितने भी मल्टीपल टाइम हो सकता है, 2 4 3 6 कितना भी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ज्यादा यूज होगा आप लोगों के क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आप लोग को ध्यान से समझना, इसी बेस पे है, मल्टीप्लीकेशन पे, कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट में। फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, एनी गिवन मैट्रिक्स हमारे 1 2 3 3 3 2 4 2 1, अब कोई भी गिवन मैट्रिक्स ले सकते हो। फर्स्ट हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, लास्ट में समझेंगे हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इस प्रॉपर्टी का। एक एग्जांपल को हम सोल्व करके देखते हैं। लेकिन हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 3 - 4 - 3। अब आप देखो ये आपके पास कॉलम और रो के एलिमेंट हाइड हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 - 6, लास्ट हमारा एलिमेंट है 4, तो हमारे पास ये हमारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, 4 - 9। तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, -9, यहाँ पर -3, ये -4 ब्रैकेट में है हमारे पास, यहाँ पर -5। अब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 5 20। जो वैल्यू आपकी माइनस नेगेटिव है उन दोनों को आप एक साथ ऐड कर सकते हो, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, -21 प्लस में 12। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -9 आया। देखो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स थी और हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो हमारे पास क्या है, -9 है। लेट मैं इस डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से। आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 7 8 9 10, एनी नंबर आप कोई भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर 5 नंबर को जब मैंने डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो मल्टीप्लाई है इसी के साथ होगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -45 आएगा। ये रिजल्ट कब आया, जब मैंने पहले डिटरमिनेंट निकाला और देन उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट को पहले ही हम मल्टीप्लाई करके चले, तब मेरा रिजल्ट क्या रहता है। यही मेरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, देन हम उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही रिजल्ट उस डिटरमिनेंट से आएगा जब हम पहले मल्टीप्लाई कर दें किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 1 3 4 2 3 2 3 2 1। यहां पे मैंने क्या किया, पहले डिटरमिनेंट निकाला, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं। तो देखना दोनों ही सिचुएशन में मेरा क्या डिटरमिनेंट क्या रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा। आप देखो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, किसी एक रो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट मैं एक फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 इंटू 5 5, 5 इंटू 3 15। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। नीचे हमारे सेम एलिमेंट रहेंगे क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो से ही या एक कॉलम से हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। लेट हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं।
ये -2 क्योंकि हमारे पास क्या है पोजीशन यहाँ पे सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो आपके पास ओड नंबर में नेगेटिव साइन आएगा। अब आप देखो ये हमारे पास एलिमेंट हाइड हो गए, ये एलिमेंट हाइड हो गए, क्या बचा 15 माइनस 14। सेकेंड एलिमेंट रो 2 में मेरे पास है 3, आप देखोगे ये एलिमेंट हाइड हो गए, ये एलिमेंट हाइड हो गए, क्या बचा 5 माइनस 16। यहां पे हमारे पास थर्ड एलिमेंट -2, ये एलिमेंट हाइड क्या बचे 10 माइनस 45। तो यहां से देखो आपके पास क्या रिमेनिंग बचा है, यहाँ पर आपके पास 15 में से 40 को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास रिमेनिंग आएगा -25। यहाँ पे आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा -55। यहाँ पर आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा -35। मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 25 50। यहाँ पे आपके पास प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 और 1 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 70। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू प्लस में तो ऐड हो जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास 120, ये -165। जब आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ रहा है यहाँ पर -45 आ रहा है। क्या आ रहा है -45। और यहां पर भी आपके पास क्या रिजल्ट आया था -45। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं डिटरमिनेंट पहले निकालता हूं और देन 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, या उसी गिवन मैट्रिक्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले ही, जैसे हमारे पास ये थी हमारे पास 5 इंटू 3 5 इंटू 1, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो इन दोनों ही केस में हमारे पास क्या रहेगा रिजल्ट सेम रहेगा। आप देखोगे दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है -45 आएगा। क्या आएगा -45 आएगा। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, या हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं और देन डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, समझ आया होगा, उम्मीद है, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये भी हमारी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी आपकी इंपोर्टेंट है जो बहुत ज्यादा यूज होगी, जैसे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, और ऐसे हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत यूज होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास, एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, लेट ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 5 7 8 9 4 3 2। प्रॉपर्टी फिफ्थ में हम किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको किसी भी रो या कॉलम के एलम ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास यही मैट्रिक्स है, हम इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ब्रेक करने की फॉर्म में 3 4 5 7 8 9 4 3 2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं जब हम किसी भी रो या कॉलम के एलम ब्रेक करते हैं। लेट मैं कॉलम 2 के एलम ब्रेक करता हूं इसको। आप किसी भी फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप भी वही लिखो। आप अपने वे से जो आपको जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर सकते हो। मैं ब्रेक करूंगा कॉलम 2 को, कॉलम 1 और कॉलम 3 में मेरा कोई चेंज नहीं है। ये यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है, एग्जैक्ट सेम रहता है। 4 3 2। अब यहां पर देखना 7 को मैं कैसे भी ब्रेक कर सकता हूं। लेट हम 5 + 2 कर सकते हैं। 8 को मैं 5 + 3 या 6 + 2, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। 9 को आप 6 + 3 या 5 + 4, कुछ भी जो आपको आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में ब्रेक किया। तो जब हम इसको एग्जैक्ट लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप देखोगे 3 4 5 4 3 2 को तो मैं ऐसे लिखूंगा। और ये जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट है ब्रेक होने के बाद यहां पर फर्स्ट डिटरमिनेंट की पोजीशन में मेरे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे, और प्लस में हमारे पास ये दोनों तो एलिमेंट हमारे सेम थे दोनों कॉलम के। हमने जब इसको ब्रेक किया तो पहले डिटरमिनेंट में हमारे पहले एलिमेंट आ गए और दूसरे डिटरमिनेंट में हमारे बाद वाले एलिमेंट आ जाएंगे जब भी हम ब्रेक करते हैं। प्लस की फॉर्म में भी और ऐसे ही माइनस की फॉर्म में भी आप ब्रेक कर सकते हो।
आप देखना जब हम इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर रहे हैं, आप लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद दोनों का ही रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स आप एग्जैक्टली कह सकते हो ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप इसको लेट कर लो डिटरमिनेंट ऑफ A1 प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ A2। जब आप इनको ब्रेक करने के बाद इनका रिजल्ट फाइंड करोगे तो देखना एग्जैक्टली ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ब्रेक आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप एलिमेंट को ब्रेक कर लो, देन ब्रेक करने के बाद आप उसको दो डिफरेंट डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। हमारे जो एलिमेंट ब्रेक नहीं हुए उनकी पोजीशन हमारी एलिमेंट की और एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। जो ब्रेक हुए हैं उनको जो फर्स्ट है फर्स्ट डिटरमिनेंट के साथ चला जाएगा और जो सेकंड आएगा प्लस के साथ, प्लस साइन बीच में आ जाएगा और वो सेकंड डिटरमिनेंट के साथ चला जाएगा। अब मैं देखो आपको रिजल्ट प्रूव करके दिखाता हूं। आप यहां पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपके पास डिटरमिनेंट ए, आप किसी भी रो या कॉलम के अलग एक्सपेंड करो, हम रो 1 के अलग एक्सपेंड कर रहे हैं, 3 के अलग आपने एक्सपेंड किया तो आपके पास 8 इंटू 2 16 माइनस 9 इंटू 3 27, यहां पर हमारे पास है -7, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है। -7, आप यहां से देखो 4 इंटू 2 8, यहां से हमारे पास 5 इंटू 3 15, लास्ट में मेरे पास है 4, अब यहां से आपके पास 4 इंटू 9 36 माइनस 8 इंटू 5 40। ऐसे मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 16 माइनस 27, आपके पास रिमेनिंग बचेगा -11, यहां से आपके पास रिमेनिंग बचेगा -7 और यहां लास्ट में आपके पास रिमेनिंग बचेगा -4, -33, ये हमारे पास आ जाएगा 49, यहां पर आपके आ जाएगा 16, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -49 प्लस 49, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 आया। तो जैसे ही मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू जब हम ब्रेक करते हैं तो वो 0 आएगी, ऐसा नहीं है, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 एनीथिंग, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब मैं निकालता हूं वैल्यू डिटरमिनेंट ए की। डिटरमिनेंट ऑफ A1 आप एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग 3, 6 इंटू 2 12, माइनस में 5 इंटू 3 15, -5, यहां से आपके पास 4 इंटू 2 8, -15, देन आपके पास 4 इंटू 5 20, माइनस में 6 इंटू 5 30, हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 -3 -5, यहां से -7 प्लस में -10 -9 प्लस में 35, यहां से हमारे पास आ जाएगा 40, तो यहां से हमारे पास ये दोनों नेगेटिव में है तो -49 प्लस 35, रिजल्ट आया -14। ये मेरे पास आ गई डिटरमिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू जो हमने ब्रेक करने के बाद लेट की थी, ठीक है। तो अब हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A2 से आप देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 4 -12, माइनस में 2 इंटू 4 इंटू 2 8 -15, प्लस में 4, यहां से आपके पास 16 -10, 16 -10, तो ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, -8 -2 -7 प्लस में 4 6, तो -24, यहां से हमारे पास 14, यहां से भी हमारे पास 24, ये दोनों कैंसिल हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 14 आया। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें किसका चाहिए था, डिटरमिनेंट ऑफ A1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A2, तो आप देखोगे -14 प्लस 14, तो रिजल्ट हमारा क्या है, 0 आ रहा है, और यहां भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आया था डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब आप लोगों ने यहां से क्या सीखा कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में
ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो ब्रेक करने के बाद रिजल्ट आता है और जो उसी मैट्रिक्स का रिजल्ट आता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। मतलब हम डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में भी और माइनस की फॉर्म में भी। आप इसी क्वेश्चन को माइनस की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो। वो रो के अलग भी हो सकते हैं या कॉलम के अलग भी हो सकते हैं। देखो मैं इसको अभी हमने किसके अलग किया, कॉलम के अलग किया। मैं इसको एक बार ट्राई करता हूं, रो के अलग भी आपको डिटरमिनेंट ब्रेक करके दिखाता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप देखना, जब हम इसको रो के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं, किसी भी रो के अलॉन्ग आप ब्रेक करके देखो। यहां से आप लोगों ने ये सीखा कि हम डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में। ये आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी से सीखा है। अब आप देखो हम इसको ब्रेक करते हैं, रो 1 के अलॉन्ग ब्रेक करके देखते हैं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1, माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर लो। 7 को आप क्या लिख सकते हो, 9 माइनस 2 भी लिख सकते हो, 8 माइनस 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिखना चाहो, जो भी आप। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 1 या 6 माइनस 2। मैं यहां पर 5 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने इस फॉर्म में इसको ब्रेक किया। यहां पर हमारे पास 4, 8, 3, 5, 9, 2। पहले मैंने सीखा कॉलम के अलॉन्ग प्लस में ब्रेक, प्लस की फॉर्म में ब्रेक किया। अब मैं सीख रहा हूं रो की फॉर्म में ब्रेक करके और माइनस के साथ, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, यहां पे हमारे पास जो भी रो के एलिमेंट है, रो 2 और रो 3 के, वो तो सेम रहेंगे, क्योंकि हमने जो ब्रेक किया किसके अकॉर्डिंग किया, किसके अलॉन्ग किया था, रो 1 के अलॉन्ग किया। तो रो 1 के अलॉन्ग हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, 9, 5। अब माइनस यूज होगा, अब ब्रेक कर चुके हम लोग, तो माइनस हमारा साइन यहां यूज होगा। तो अब सिर्फ एलिमेंट बचे हमारे 1, 2 एंड 1। तो हमारे ये जो एलिमेंट है इनमें हमारा कोई भी चेंज नहीं है। तो हमारे पास 5, 9। तो ऐसे जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, आपको पता है ये हमारे पास 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 2। आपने देखा कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है। यहां पर अब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A2। इसका रिजल्ट क्या था आपको पता है, 0 था। इसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट जब आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर ये क्या आ गया, साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 0 है, ये आप लोग को पता है। डिटरमिनेंट ऑफ A1 क्या है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ A1 4। आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। यहां से मैंने इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 3 माइनस 27 आ गया, माइनस 9। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 15। यहां पे आपके पास आ जाएगा प्लस 5। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 9 36 माइनस में 40। मेरे पास रिमेनिंग बचा यहाँ पर माइनस 11, माइनस 9, माइनस 7। यहां पर हमारे पास माइनस 4, ये माइनस 44, ये हमारे पास 63, ये हमारे पास 20। ऐसे हमारे पास आ गया, ये दोनों माइनस में नेगेटिव है तो माइनस 64 प्लस में 63, रिजल्ट आया माइनस 1। जो डिटरमिनेंट ऑफ A1 के रिजल्ट आया हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1। और A2 हमारे पास क्या आता है, A2 आप देखो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, 16 माइनस 27 माइनस में 2, 8 माइनस 15 प्लस में 1। यहां से हमारे पास 36 माइनस में 14। तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग बचा 11 माइनस 2 माइनस 7, ये प्लस यहां पे हमारे पास माइनस 4। तो माइनस 11 टू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 7 14 माइनस 4। तो आप देखोगे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 10, या ऐसे कर लो, ये दोनों नेगेटिव में है तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 15 प्लस 14। तो जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस 1 आई है। जब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, आप ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट ऑफ A1 डिटरमिनेंट ऑफ A2 क्या 0 आता है,
अब वैल्यू पुट कीजिए, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, यहाँ पर साइन क्या माइनस है, और A2 की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A2 -1 है, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 0। तो आप देखोगे, आप उसको चाहे आप प्लस में ब्रेक करो चाहे आप माइनस में ब्रेक करो, और दूसरा क्या, आप किसी भी रो के अलोंग ब्रेक करो या कॉलम के अलोंग ब्रेक करो, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना है, इक्वल आना है। तो यहां से हमने प्रॉपर्टी फिफ्थ से क्या सीखा कि हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं प्लस और माइनस में। ठीक है, तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी है मेरे पास, एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग। लेट हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है A 1 2 3 5 7 8 3 4 5। फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी है, डिटरमिनेंट की है। तो A का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम प्रोसीजर, किसके अलोंग एक्सप्लेन करना हमें, रो के अलोंग, रो वन के अलोंग, आप किसी के भी अलोंग एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके पास आएगा 35 माइनस 32, सेकेंड एलिमेंट -2, यहां पर आपके पास देखो 25 माइनस 24, थर्ड एलिमेंट है 3, आपके पास यहां पर देखो 20 माइनस 21। हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहां पर आएगी 3, यहां पर -2 इंटू 1, यहां पर हमारे पास -1, तो 3 -2 प्लस इंटू -3, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया यहां पर डिटरमिनेंट का वो क्या आया, -2। अब यहां पर आपको लास्ट में एग्जैक्ट मीनिंग पता लगेगा हमारी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है और मैं उसको कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, लेट आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेट मैंने अप्लाई किया R2 माइनस R1, मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अपने पास से आप कुछ भी करके देखना, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपने मैट्रिसेस वाले लास्ट टॉपिक में समझी थी, जिसमें हम लोग ने फाइंड किया था इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि हमारे पास इन ऑपरेशन का बहुत यूज होने वाला है हमारे डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। ओके, जब मैं इस मैट्रिक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो मेरी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, आप देखो 1 2 3, मेरे पास फर्स्ट रो में कोई भी चेंज मैंने नहीं किया, सेकेंड रो में मैंने चेंज किया, क्या किया, 5 माइनस 1, तो हमारे पास क्या बचा, 4, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 3 5, क्योंकि आपके हर एलिमेंट आपके माइनस होंगे, जो भी आपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट ये है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये इसके ऊपर जो एलिमेंट होगा रो 1 में वो माइनस हो जाएगा, और देन हमारा फाइनल रिजल्ट किस में लिखा जाएगा, R2 रो 2 में। थर्ड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो अब देखो जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया इस पे, तो ये कंप्लीट डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स पर ही मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, कोई भी मैट्रिक्स B के नाम से मैंने इसको लेट किया। ओके, अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं। B मैट्रिक्स का जो मैंने डिटरमिनेंट निकाला, आप देखो मैं इसको रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, रो 1 के अलोंग। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 20 माइनस में 2, यहां से हमारे पास आप देखो 4 इंटू 5 20 और 5 इंटू 3 15 प्लस में 3, यहां से हमारे पास 16 माइनस 15, 5 इंटू 3 15, यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 5 माइनस 2, यहां पर भी हमारे पास 5, यहां पर आप देखो प्लस 3, यहां पर हमारे पास 1, तो 5 माइनस 10 प्लस 3, जो वैल्यू प्लस की हम ऐड कर लो 8 माइनस 10। यहां पर भी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो B का डिटरमिनेंट आया, जो भी मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हुई, उसका रिजल्ट भी क्या आया, -2 आया। तो सिक्स प्रॉपर्टी मेरे पास यही है कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा और उसी मैट्रिक्स पर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग, या रो पर या कॉलम पर, और उसके बाद जो डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का निकलेगा, दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास मैट्रिक्स A थी उसका रिजल्ट क्या था, -2 था, और जो मैट्रिक्स B आई हमारी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद,
ऑपरेशन अप्लाई किस पर करना है, उसी मैट्रिक्स पर जो गिवन मैट्रिक्स होगी, उसी मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है, उन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या रहता है, एग्जैक्ट सेम रहता है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी थी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं 7 प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास 7 प्रॉपर्टी। एग्जांपल से करते हैं हम लोग। गिवन मैट्रिक्स हमने कुछ भी लिया यहां पर 1 2 3 4 5 6 3 5 9। अब आप देखो, हमें इस मैट्रिक्स का फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, डिटरमिनेंट की है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर रहना चाहिए, डिटरमिनेंट पर रहना चाहिए। यहां पर हम जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आप किसी की भी एलोंग कर लो, आप यहां पर रो 1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो आप देखोगे 5 इंटू 9 45, माइनस में 6 इंटू 5 30, सेकेंड एलिमेंट मेरे पास है -4, यहां से आप देखोगे 18 माइनस 15 प्लस में 3, यहां पर आप एक्सपेंड करो तो 12 माइनस 15। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू यहां से देखते हैं क्या रहती है, 15 माइनस 4 इंटू 18 माइनस 15, आपके पास क्या है 3 आ गया यहाँ पर। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया -3, तो 15 माइनस 12, यहां पर देखो 3 इंटू 3 9, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू तो -21। तो आप देखोगे यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई है -6 आई है। जब हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स थी तो उसका हमने जब डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -6 आया। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वहां पर भी आपने क्या अप्लाई किया था, ऑपरेशन अप्लाई किया था। जब हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मींस जैसे R2 पे हमने लास्ट में R2 पे अप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या होता है, दोनों ही सिचुएशन में डिटरमिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर ऑपरेशन इंटरचेंजिंग का हो, मींस रो को रो में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब आप लोग को पता है, लेट हम यहां पर इंटरचेंज करते हैं रो 1 और रो 2 को। जहां पर रो 1 के एलिमेंट है वहां पर किसके एलिमेंट आ जाएंगे, रो 2 के, और रो 2 की जगह पर किसके एलिमेंट आ जाएंगे, रो 1 के। इसे क्या कहते हैं, इंटरचेंज। जब हम मैट्रिक्स को इंटरचेंज करेंगे तब उसका डिटरमिनेंट क्या रहता है वो चेक करते हैं। अब मैं यहां पर इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 की जगह पर किसके एलिमेंट आ जाएंगे, R2 के, 2 5 5, और यहां पर आपके पास R2 की जगह पर किसके एलिमेंट आ जाएंगे, R1 के, 1 4 3। R3 में मेरा कोई भी चेंज नहीं है। आप देखोगे ये जो मैट्रिक्स है इंटरचेंज करने के बाद डिफरेंट हो गई, तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स के नाम से इसको लेट कर लेते हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं। डिटरमिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। दो लाइन के बीच में अगर मैट्रिक्स है तो वो डिटरमिनेंट है, अगर कोई नंबर है तो वो मॉडुलस होता है। ओके, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कीजिए। हम फर्स्ट रो सेम आपका फोकस फर्स्ट रो पे रहे, 4 इंटू 9 36, माइनस 18, सेकेंड एलिमेंट है -5। अब यहां से देखो हमारे पास 9 माइनस 9, थर्ड एलिमेंट 5, आपके पास 6 माइनस 12, यहां से हमारे पास 18, ये हमारे पास क्या हो गया 0, यहां पे हमारे पास -6, 36, यहां से हमारे पास आ गया -30। तो आप देखोगे जो मेरी वैल्यू आई है यहां पर क्या आई है, 6 आई है, और यहां पर क्या आई है, -6 आई है। आपने देखा कि जब मैंने इंटरचेंज वाला ऑपरेशन लगाया तो वहां पर हमारा जो डिटरमिनेंट हुआ उसमें क्या चेंज हुआ, साइन का चेंज हुआ, कि जहां पर हमारे पास माइनस आना चाहिए था लेकिन वहां पर साइन क्या चेंज हुआ, माइनस की जगह पर क्या चेंज हो गया, प्लस हो गया। मीन्स हमारे पास जो भी इंटरचेंज के बाद मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है उसका रिजल्ट किसके नेगेटिव के बराबर है, डिटरमिनेंट जो हमने फर्स्ट फाइंड किया। इंटरचेंज वाले ऑपरेशन में जब भी हम इंटरचेंज का यूज करेंगे, इंटरचेंज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हमारा डिटरमिनेंट में क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज होता है, नेगेटिव साइन हमारा चेंज हो जाता है। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस आता है तो वहां पर रिजल्ट माइनस में आएगा, अगर यहां पर माइनस है तो वहां पर प्लस आएगा। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी थी जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इन पे प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप इनको डायरेक्ट अप्लाई कर पाए वहां पर, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज,
विदाउट एक्सपेंडिंग, वहां पर हमें एक्सपेंड नहीं करना, इन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट अप्लाई करना है। इसलिए आज हमने जो टॉपिक कवर किया है उसको प्लीज आप बार बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें आपके लिए सिंपल रहे और मेरे लिए भी सिंपल रहे कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्लीज आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।